वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि Node.js होता क्या है और हमने इंट्रोड्यूस बस कर दिया था कि Node.js इज पावरफुल बिकॉज इवन though the JavaScript is single threaded, Node.js being asynchronous make the system performant। इस वीडियो में बस इस डेफिनेशन को स्क्रैच नहीं करेंगे, विल गो डीपर इनसाइड और देखेंगे कि कैसे Node.js चूंकि जावास्क्रिप्ट के लिए पर अंदर में कैसे हम C++ और C को यूज करके इस चीज को एफिशिएंट बनाते हैं एंड आर एबल टू रन द asynchronous code through the Node.js। ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कोड के एग्जांपल से, हैंड्स ऑन एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चालू करते हैं। लेट्स ट्राई टू डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड हाउ द asynchronous nature of Node.js actually works। Very important for the interview, very important for your conceptual understanding and very important to actually understand कि asynchronous nature है क्या Node.js का। Let's get started। चलिए चालू करते हैं और इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा है क्या Node.js के पास which allows it to execute the JavaScript file or code in the asynchronous manner। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कोड लिख लिया ताकि कुछ समय बचाया जा सके। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हमने लिखा है, पहले हमने एक फाइल सिस्टम मॉड्यूल लिया है। मॉड्यूल क्या है इसके बारे में आगे वाले सेशन में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप बस ये मान के चलो कि अगर मुझे फाइल को रीड करना है तो मुझे एक एफएस मॉड्यूल को अपने फाइल में लेना पड़ता है। इसके लिए मैं ये लाइन यूज करता हूँ, ये सिंटैक्स में यूज करता हूँ। बस आप इतना समझ लो। मॉड्यूल्स के बारे में अगला जो सेशन होगा वो डेडिकेटेड होगा, विल टॉक इन डिटेल्स अराउंड दैट। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये इस तरीके से मेरा मॉड्यूल काम कर रहा है, रिक्वायर्ड एफएस, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सबसे पहले लिखा कंसोल लॉग स्टार्ट, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये वाला जो कोड है जहाँ पे मुझे फाइल सिस्टम से जाके फाइल को रीड करना है, इसमें टाइम लगेगा। इसमें मुझे फाइल सिस्टम में जाके फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फिर रीड करना पड़ेगा, ये टाइम लगेगा। तो बेसिकली ये वाला जो ऑपरेशन है वो Node.js asynchronously एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, ये मेरा टाइमर वाला है। टाइमर में हमने यहाँ पे डाल दिया कि 3 सेकेंड के बाद दोस्त ये लाइन एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये वाला भी एग्जीक्यूशन जो होगा वो होगा asynchronously, राइट। और उसके बाद वाला जो कोड है console.log, ये मेरा synchronously एग्जीक्यूट होगा। तो इसको अगर मैं रन करके देखूं आपके सामने में, तो if I go and run this as node code.js, तो सबसे पहले ये क्या प्रिंट कर रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है। तो सबसे पहले उसने प्रिंट कर दिया 1 स्टार्ट, वेरी नाइस। उसके बाद ये वाला कोड आया। अब चूंकि ये असिंक्रोनस कोड है तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर ये वाला कोड आया, ये भी असिंक्रोनस, ये 3 सेकंड के बाद होना है, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर आपका लाइन एंड ये वाला प्रिंट हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जा रहा है, then this file is complete and then set timeout is executed. This is the number 4 that's getting executed. Am I clear? Does it make sense? अब ऐसा हो कैसे रहा है? What is happening under the hood? So for that to happen, right? JavaScript में there are few things which comes into the action. सबसे पहले जब भी आप कोई भी फाइल एग्जीक्यूट करना चाहते हो, when you start executing anything, the very first thing that comes into the action, that is called as the call stack. The very first thing that comes into the action is called as a call stack, right? And stack is the data structure which follows the order of first in last out or last in first out order. तो फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में सबसे पहले आपका console.log आया, तो इसके अंदर में console.log ये मेरा पुश हो गया होगा और इसकी वजह से जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो इट वुड हैव प्रिंटेड 1.start। फिर अभी जैसे ही हुआ वैसे इसके बाद इसको हम पॉप आउट कर लेंगे। I'll go and pop this out. So if I go and pop it out, this whole thing will get clean, right? तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले लाइन पे आता हूँ, fs.read फाइल। अब fs जो रीड फाइल जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको इंटरनली इंप्लीमेंट, ये आप बाहर का एक्सटर्नल इंटरफेस जो आपको जावास्क्रिप्ट में दिखाई दे रहा है, इस रीड फाइल का एक इंटरनल C++ इंप्लीमेंटेशन होता है, राइट, which tries to execute it asynchronously because ये IO ऑपरेशन है। तो जैसे ये रीड फाइल आ गया, Node.js के पास internally there is something called as a libUB, there is something called as a libUB, ठीक है, इसको की लिखा गया है C में। अब libUB के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि उसके पास अपना एक ओन थ्रेड पूल है,
जो टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। देखो जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड। अब जब भी कोई आईओ ऑपरेशन आता है वो उस थ्रेड में ना यूज करके वो ये सारा कुछ दे देता है कि भैया लिव यू बी, तुम इसका ध्यान रखोगे, भैया लिव यू बी, यू आर गोना टेक केयर ऑफ दिस। अब लिव यू बी के पास अपना एक थ्रेड पूल होता है जिसमें कि 4 थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं, बाय डिफॉल्ट 4 थ्रेड्स। और लिव यू के पास दूसरा ये होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करवा ले। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नेटिव नेट आईओ ऑपरेशन है, फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क कॉल है, तो लिव यू बी ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि दोस्त तुम हमारे लिए ये काम करो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड्स डज दैट वर्क। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज नॉट नेटिव टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिव यूबी के अंदर अपने कुछ वर्कर्स होते हैं, थ्रेड पूल बना के रखा होता है जो कि ये काम करता है, ठीक है ना। अभी जैसे ही असिंक्रोनस ऑपरेशन आया, ये चला गया, असाइन हो गया लिव यूबी के पास, ठीक है ना। और इस लिव यूबी के पास राइट जो आपका फाइल एक इस लिव यूबी के पास एक काम चालू हो गया ऑफ रीडिंग द फाइल। तो यहाँ पे जाके इसका जो ये थ्रेड पुल है वहां पे फाइल रीडिंग काम चालू हो गया, ठीक है ना। दूसरा, अगेन आई कम डाउन हियर, जैसे मैं सेट टाइम आउट पे आया, वो टाइम आउट भी जाके लिव यूबी के पास जाके वो अपने आप को रजिस्टर कर देगा। तो ये भी आके अपने आप को लिव यूबी के पास देयर विल बी अ टाइम क्यू, जहां पे आके ये सेट टाइम आउट अपने आप को अलाइन कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें लिव यूबी के पास आके लगी हुई है। Now take इसी वक्त there is something called as a event loop that comes into the action. There is something called as a event loop. Event loop का काम क्या है कि ये ऑब्जर्व करता रहता है दोस्त कि भैया ये जो लिव यूबी के अंदर में जो रीडिंग द फाइल का काम है वो हुआ कि नहीं, जो सेट टाइम आउट था वो टाइम हुआ कि नहीं हुआ। तो जैसे ही ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, जैसे ही सारी चीजें खत्म हो जाएगी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ callback queue, callback queue। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसने रीडिंग द फाइल वाला पार्ट खत्म हो गया, राइट, जैसे ये रीडिंग वाला फाइल खत्म हो गया, वो यहां से मूव करके इसको इधर ले आएगा, तो रीडिंग फाइल। उसके बाद जैसे ये कॉल बैक सेट टाइम आउट वाला 3 सेकंड क्रॉस होगा, तो ये वाला भी मूव करके यहाँ पे आपका सेट टाइम आउट वाला फंक्शन इधर आ जाएगा। अब इवेंट लूप का एक काम तो ये है कि जैसे ही ऑपरेशन खत्म हो जाए लिव यूबी के अंदर, आई गो एंड ब्रिंग इट इनसाइड द कॉल बैक क्यू, ठीक है ना। और ये क्यू फॉलो करता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करेगा। और उसके बाद इवेंट लूप ये भी देखता रहेगा क्या मेरा कॉल स्टैक फ्री हो गया है। तो अभी मीनवाइल जब ये लिव यूबी में ये सारी चीजें असिंक्रोनसली चल रही होगी, तब ये कंसोल डॉट लॉग भी इसके अंदर में आएगा और वो भी जाके प्रिंट कर देगा एंड, और फिर से वो भी पॉप आउट हो गया होगा। अब इवेंट लूप देखेगा कि कॉल स्टैक मेरा फ्री है, पहली एंट्री आई थी मेरी कॉल बैक स्टेप में फॉर रीडिंग द फाइल, तो ये वाला जो कोड है वो इसके अंदर में पुश होगा। और चूंकि ये ऑलरेडी एग्जिट हो चुका है, तो विल गो एंड प्रिंट थर्ड फाइल रीड कंप्लीट, और ये होने के बाद दिस विल बी पॉप्ड आउट। अगली चीज सेट टाइम आउट विल गो इनसाइड दिस। सेट टाइम आउट के अंदर में क्या है मेरा कंसोल, so again console will come inside this and will print set timeout executed and then it will again popped out। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूशन है वो वर्कआउट होता है। आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप प्लीज इसको थोड़ा पॉज कर लीजिए, आप थोड़ा पीछे जाइए और पीछे से इसको देख के फिर से आप इसको एक बार समझने की कोशिश करें, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन कॉन्सेप्ट व्हिच पीपल माइट आस्क यू इन द interview। If I quickly go and remind you guys what all things that we have seen that there is a concept called as a call stack। कॉल स्टैक वो जगह है जहां पे सारा एग्जीक्यूशन हो रहा होगा फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑर्डर में, ठीक है ना। उसके अलावा तो इस कॉल स्टैक के अंदर में सबसे पहले क्या चीजें हुई होंगी, कॉल स्टैक के अंदर सबसे पहले हुई होगी आपका कंसोल चला होगा, कंसोल डॉट लॉग, राइट। उसके बाद ये वाला फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होने की बारी होगी, बिकॉज ये असिंक्रोनस था, तो मेरे पास ये कहां पे चला जाएगा, ये मेरे पास चले जाएगा लिव यूबी, so it will go to the live यूबी थ्रेड पूल, और यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी fs डॉट
रीड फाइल, या फिर यहाँ पे जो सेट टाइम आउट वाली चीज थी वो यहाँ पे आएगी, करेक्ट। और यहाँ से एक और चीज बीच में मेरी बनेगी जिसको मैं कहता हूँ कॉल बैक क्यू, राइट। और इस कॉल बैक क्यू में मेरे पास ये वापस इधर आएगा, ये यहाँ पे वापस आएगा। उसको लाने का जो काम कर रहा होगा दैट इज द एग्जांपल ऑफ वर्क ऑफ द इवेंट लूप। इवेंट लूप मैनेजर की तरह काम करेगा, जो ये देखेगा कि भैया लिव यूबी का काम अगर खत्म हो गया है तो आई शुड गो एंड ब्रिंग ऑल दोस कॉल बैक फंक्शन टू द कॉल बैक क्यू, और जब वो हो चुका हो और मेरा कॉल स्टैक इज एम्प्टी देन आई कैन गो एंड पुट दैट इनसाइड द कॉल स्टैक इटसेल्फ। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो असिंक्रोनस प्रोसेसिंग होता है दैट टेक्स द एक्शन। तो चलिए थोड़ा और डीप जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू स्क्रब द एंटायर सरफेस एंड गो डीपर इनसाइड इट। तो इफ आई गो एंड लुक अराउंड Node.js की अगर बात करें ना तो हम उसको कहते हैं इट इज अ जावास्क्रिप्ट ऑन द आउटसाइड and it is C++ on the inside. Why it is the case? Because these are the core components of Node.js. Node.js is built on V8 engine, right? It's a JavaScript engine that we have taken from the Chrome. अब जो सबसे ज्यादा पावर इसको करता है, राइट, ब्राउजर के केस में we have something called as web API जो कि asynchronous nature प्रोवाइड करता है JavaScript को. But on the system, it's relying totally on the libuv. इस libuv को हमने C में लिखा है which supports threadful and async IO. मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो libUB है, this is responsible for all the async behavior in the world of Node.js. और libUB दो चीजों को leverage करता है. It can either go and make use of operating system जो natively asynchronous operation है, for example network call is natively asynchronous, तो वहां पे आप operating system के network IO को आप use करते हो. But for example, reading from the file is not natively asynchronous in every operating system. So for those kind of operation like timer, for example, reading from the file, for example, cracking a zipped file, libUB has its own thread pool, and by default this thread pool has 4 thread और workers. अगर आप चाहो तो इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आप libUB में चाहते हो कि 4 से अगर ज्यादा थ्रेड्स हो, you can still go and do that. So this entire libUB has been written in the language called as C. C में इसलिए भी because you have to do more system level programming, so oops की जरूरत है नहीं. And when you write in the C, you have a better control on the system variables. So you have a better control on the at the kernel level, and you can write more optimized code, and that's why this has been generated in the libUB. Another advantage of writing in the C programming that whatever that you have written in C could be used in both C as well as C++ without much challenge. Since the entire Node.js V8 engine has been written in C++, it allows me कि if I have written a code, अगर मैंने C में लिखा है तो मैं C++ से उसको execute कर पाऊंगा, ठीक है ना. तीसरा, Node.js में C++ acts like a binding, so it is a glue between JavaScript and low-level operating system operations. So Node.js के बाहर से लोग JavaScript में कोड लिखते हैं, इंटरनली वो OS के लेवल पे जाके बॉयल डाउन होगी. तो दोनों के बीच का जो gluing part है, which is gluing the external interface JavaScript and the internal low-level operating system, C++ binding comes into the action, right? And Node.js core, JavaScript, C++, they provide FS, HTTP, NET, etc. These are the different modules which it goes and provide to us. Fair enough. अब ये C++ बाइंडिंग कहाँ पे काम आता है, libUB कैसे काम आता है, let's try to see with the help of an example. मान लीजिए मैं fs.read फाइल करके एक फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना. तो what are the steps that it will go through? So पहला वाला जो लाइन है which is written in JavaScript itself, जो हमारा JavaScript इंटरफेस है, इस fs.read फाइल को, राइट, ये Node.js का core fs.js फाइल है. ये इंटरनली अगर मैं बोलूँ कैसे लिखा गया है इंटरनली, so it is internally written in the C++, right? ये C++ में इंटरनली इसको लिखा गया है और वो C++ कोड uvfsread like libUB फाइल को कॉल करता है जो कि लिखा गया है C में. और libUB फाइल अल्टीमेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के async फाइल सिस्टम को कॉल करता है और उस डेटा को रीड करता है. अगर मैं एग्जैक्टली कोड आपको दिखाऊं तो शायद वो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा. तो कुछ इस तरीके का आपका दिखता है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन, मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ so that it makes things easier for you.
मजा आ रहा है? We are going little deeper. We are doing things which I don't think you would have studied in the Node.js so far. तो ये मेरा Node.js, ये आपने लिखा ये जावास्क्रिप्ट में। अब ये जो फंक्शन है fs.read फाइल, राइट, ये इंटरनली कैसे बाइंडिंग डॉट रीड फाइल कैसे इंप्लीमेंटेड है? वो इस तरीके से C++ में इंप्लीमेंटेड होता है, right? So it is implemented. So this read file function which you use as an interface in JavaScript is internally being implemented using the C++ code. और ये जो C++ कोड है asynchronously को हैंडल करने के लिए इसने कॉल किया uv_fs.read which is using the livuv. अगर उस पूरे सोर्स कोड को ही मैं आपको दिखाऊं तो अगर ये CPP कोड आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, which has the implementation called as the read file async, ठीक है ना, और यहां पे मेरा असिंक्रोनस कॉल हो रहा है सर livuv async कोड, और यहां से मैं असिंक्रोनसली इसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जावास्क्रिप्ट भले ही सिंगल थ्रेडेड है, पर Node.js मैं जावास्क्रिप्ट भले ही यूज कर रहा हूं कोड को, पर इंटरनली वो क्या है, वो सारा कुछ C++ और C का इंप्लीमेंटेशन है, एंड दिस अलाउज इट टू बी वेरी परफॉर्मेंट, दिस अलाउज इट टू बी very performant, and that's how the asynchronicity works in the world of Node.js. Finally sir, we have come to the end of this video. मुझे पता है ये थोड़ा सा complicated होगा आप लोगों के लिए, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, that's the beauty of YouTube. आप इसको बार बार देख सकते हैं, आप प्लीज वापस जाइए, स्लो कर लीजिए स्पीड, अच्छे तरीके से इसको पढ़िए, समझिए। बट मेरा इंटेंशन बिल्कुल ही आपको सिर्फ पुश करना नहीं है, स्क्रैच द सर्फेस नहीं करना, ऐसे ही डीप में जाऊंगा, डीप में चीजों को बताऊंगा ताकि आपको लगे कि कुछ तो सीखा है ना। So I hope आपको मजा आया, प्लीज कमेंट करके बताइए if you're liking this series. I'm hopeful that you are equally excited as I am, and we'll make sure that we'll complete this backend in the best way possible. नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे, Node.js के बारे में और बातें करेंगे, मॉड्यूल्स के बारे में बातें करेंगे, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, कैसे कॉल करते हैं, क्या नेटिव मॉड्यूल है, क्या एक्सटर्नल मॉड्यूल है, वो सारी चीजें अगले वीडियो में साथ मिलेंगी।